स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का और एक्सेल के ये तीसरे दिन की मेरी क्लास चलने वाले और आज की क्लास में मैं ये सारी चीजें खत्म करने वाला हूँ आपके साथ एक्सेल की सारी बहसबाजी जितनी भी बकवास चीजें हैं वो मैं आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करूंगा। बस मकसद यही रहेगा परीक्षा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन्हीं पे ही मेरा ध्यान ज्यादा रहेगा। देखो इंसल्ट टैब होम का टैब हमारा पूरा समाप्त हो गया था। जिन जिन पोर्शन से सवाल बनते हैं तो उनको एक बार फिर से देख लेना। फॉन्ट से आपके सवाल बनते हैं, साथ साथ आपके पास पैराग्राफ से सवाल बनते हैं, नंबर से सवाल बनते हैं, इंसल्ट से अगर आपको कहीं पे इंसल्ट कराना वहां से सवाल बनेंगे, डिलीट से आपके सवाल बनेंगे, ऑटो सम वाला ऑप्शन है जोड़ घटा गुणा भाग जितने भी नॉर्मल आपके फॉर्मूले होते हैं उनसे सवाल बनता है, सॉर्टिंग से आपके सवाल बनते हैं, कैसे आप चीजों को व्यवस्थित करते हैं। हो सकता है फिल्टर आपके काम ना आए पर इतने पोर्शन आपको बहुत अच्छे से जरूर देखने। आगे इंसल्ट के टैब में आता हूँ, शुरुआत करा देता हूँ यहाँ से। सेक्शन तो बहुत सारे हैं, टेबल है, इलस्ट्रेशन है, डिस्टॉलिशन है, चार्ट है, स्पार्क लाइन है, फिल्टर है, लिंक है, टेक्स्ट है, सिंबल है। पर देखो कुछ हमारे वास्तव में काम के है ही नहीं। पर सबसे पहले टेबल की तरफ जाता हूं तो आपके पास वास्तव में टेबल जो बनाने का मेथड होता है, एक तो मैनुअली मेथड होता है। मैनुअली का मतलब मुझे अगर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपने पास यहाँ पे इकट्ठे करके रखना है तो पहले मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ जिससे पता चलेगा कि कितने बच्चे हैं। बच्चों का नाम भी लिखता हूँ, उनके अगर सब्जेक्ट है या रोल नंबर है या पापा का नाम है तो ऐसे डेटा कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट पे ही बात करी, मैंने हिंदी ले लिया, मैथ ले लिया और एसएसटी ले लिया। ये मेरे पास कुछ सब्जेक्ट ऐसे बनने वाले हैं। ये सीरियल नंबर 5 बच्चों के और इनके नाम कुछ इस तरीके से ABCD और E। इनके कुछ नंबरें भी आ गई, किसी के 45 नंबर आई, किसी के 10 नंबर आ गए, किसी के 80 नंबर आ गए। अच्छा मैं अभी के लिए एक काम कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाना है तो यही डेटा नीचे की तरफ कॉपी कर लेता हूँ। अब ये आपकी एक टेबल बन रही, मैनुअली टेबल जिसे आप कहते हैं। पर मैनुअली टेबल में आपको इसे सजाना भी पड़ता है, आपको सारा सेलेक्ट करना है। यहाँ से पहला काम तो आपको बॉर्डर लगाना पड़ता है, आपने बॉर्डर लगा दिया। सबसे ऊपर आपके टाइटल होते हैं, टाइटल में कुछ कलर आपको देना होता है। जो कलर आपको ज्यादा पसंद आता है इस तरीके से आप बनाते हैं। देखो सर टेबल बनने में हाँ मैनुअली कामों में जरूर टाइम लगता है आपका, पर अगर यही काम आप फटाक से करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं तो मैंने आपको होम के टैब में बताया था मेरे पास स्टाइलें होते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट सा टेबल है। आप बिल्कुल सेलेक्ट करते हो चीजों को, जितना आपको एरिया चाहिए फॉर्मेट टेबल में जाते हो। हल्का कलर आपके पास है, मीडियम कलर है और डार्क कलर है, तीनों में से आपको जो पसंद आता है आप उस पर क्लिक करते हैं और वैसा ही रिस्पॉन्स आपको कंप्यूटर देने वाला है। पर देखो ये तो हमारी समझ में पहले से आ गया था। अब आप तो यहाँ पे ये वाले टेबल बताने वाले। मैंने कहा हाँ, इसी का छोटा भाई यहाँ है। वहां से भी आप टेबल वैसे ही लेते हैं जो आपने अभी बनाया और यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो ऐसी फॉर्मेटिंग तो शुरू में आपको नहीं देता, पर क्रिएट टेबल का आपके पास एक फॉर्म दे देता है। यहाँ से ये पूरी रेंज खुद ही दिखा देता है और जो ही मैंने ओके कर दिया तो मेरे पास टेबल बन के तैयार। अब देखो सर इसका कलर तो इसने अपने हिसाब से दिया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, पर इसके साथ डिजाइनिंग अपने आप ओपन हो गया और यहाँ पे अगर आप डिजाइनिंग में जाते हो तो वास्तव में वही चीजें आपकी दोबारा खुल गई। लाइट हो गया, मीडियम हो गया, डार्क कलर हो गया, तो घुमा के वही चीजें आपके पास दोबारा भी दी गई हैं। तो ये आपका होता है टेबल बनाना। अच्छा परीक्षा में क्यों जरूरी है सर मेरे पास? मैंने कहा देखो वो परीक्षा में आपसे कहता है कि मुझे एक टेबल बना दो और टेबल का नाम रिपोर्ट रखो। अब बच्चे सोचते हैं कि शायद मुझे इसका नाम रखना है या शायद इसका नाम रखना है, पर वास्तव में इन दोनों का नाम नहीं है। टेबल आपकी ये है और टेबल का नाम का मतलब इसी टेबल के ठीक ऊपर आपको एक कॉलम और बनाना है और यहाँ पे लिख देना है रिपोर्ट। अब ये टेबल का नाम हुआ, आपको ये भी दिखाना पड़ता है कि मेरी एक टेबल बनी, ये टेबल का नाम है। इस तरीके से आपने टेबल बना दी। अच्छा आप सारा बनाते हैं तो ये आपकी एक टेबल बन गई रिपोर्ट के नाम की। ये टेबल का नाम है, ये आपकी सीट का नाम है और ये आपकी फाइल का नाम है। वास्तव में इसे वर्कबुक कहा जाता है, कंफ्यूज कभी मत होना, वो यहीं पे फंसाने की कोशिश करता है। ये आपका वर्कबुक है, ये आपकी वर्क सीट है और ये आपकी टेबल है। तो तीनों में अलग अलग नाम पूछ सकता है, पर इसी के हिसाब से आपको तैयारी बनानी है। एक पिवट टेबल आपके पास है, ये वैल्यू फील्ड आपको जनरेट कराने का काम करती है। थोड़ा एडवांस इसका काम होता है पर बहुत बेसिक लेवल में इसको समझ लो। इसको भी हम 3 स्टेपों में करते हैं, एक आपका बेसिक लेवल होता है, मिड लेवल होता है और एक आपका बहुत एडवांस लेवल होता है। पर ये बड़े स्केल का जब आपके पास डेटा होता है तो उसे व्यवस्थित करने का काम करता है। अच्छा मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे इसकी जानकारी देता हूँ। है तो ये टेबल ही है, पर नाम इसका पिवट टेबल है। ये आपके डेटा को, जितना बड़ा भी आपका डेटा होगा, उसे व्यवस्थित करने का काम करते हैं। अच्छा मैंने कहीं से एक टेबल ली है,
सिर्फ टाइम बचाने का आपका ये मकसद है। और यहाँ देख लेता हूँ, मेरे पास एक पिवट टेबल बनी सॉरी, एक नॉर्मल टेबल है। इस टेबल की कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस मेरे पास हैं। देखो, सेंटर ब्रांच है, ईस्ट ब्रांच है, नॉर्थ ब्रांच है, साउथ है। यहाँ पे कुछ अकाउंट भी हैं, सेविंग अकाउंट है, आईआरए है, करंट अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, बहुत सारी। ये आपका पैसा जमा भी हुआ, नए पुराने कस्टमर है, किसी भी बैंक का ये डेटा है। ऐसा नहीं कहूँगा कि एसबीआई का, बैंकों में ऐसा ही आपके पास डेटा होता है। ये आपके पास कुछ डेट भी दे रखी है, किस तारीख में आपने पैसा जमा करा। अच्छा, सपोज करो यही टेबल आपके पास आई और आपसे पूछा गया कि यार मुझे ये बताओ कि सेंट्रल ब्रांच में टोटल पैसा कितना जमा हुआ। आप बड़े खुश हो गए, सर आपने हमें होम टैब में फिल्टर तो बता रखा है, मैं फिल्टर लगा देता हूँ। मैंने कहा हाँ, तरीका तो अच्छा है, पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कौन सी ब्रांच चाहिए, तो आपने सारे को हटा के सेंट्रल ब्रांच का सिलेक्शन कर दिया। दिख गए सारे सेंट्रल ब्रांच। मैंने कहा हाँ, पर कहीं ना कहीं आपको तो ये जोड़ने ही पड़ेंगे, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और कभी कभी ये फॉर्मूले गलत भी लगते हैं बच्चों। कैसे गलत लगते हैं सर? मैंने कहा देखो, सपोज करो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ और आपको मैंने बताया सम का फॉर्मूला लगा है, मैं जोड़ना चाहता हूँ, और आप हमेशा ड्रैग पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। टैब करेंगे तो आपका टोटल इतना आ गया, पर वास्तव में ये गलत है आपका। क्यों गलत है? मैंने कहा देखो, सही तो मेरा ये होने वाला है, बराबर सम करा, ये हो गया, कॉमा करा, ये हो गया, कॉमा ये करा, कॉमा ये करा। अब अकेले अकेले मैं सब चीजों को ले रहा हूँ। अब देखना दोनों के टोटल में कहीं ना कोई अंतर आपका जरूर आने वाला है। पर फिर भी तो सर इसमें आपका बहुत सारा टाइम लग रहा है। हाँ, मैंने कहा मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूँ। एंटर कर दिया तो अब देखो दोनों वैल्यूज में कहीं ना कहीं अंतर आया। हाँ, पर पहले वाले में इतना ज्यादा क्यों लिया इसने? मैंने कहा जब आपकी पूरी टेबल है ना, तो इसने सिर्फ सेंटर ब्रांच को नहीं लिया, इसने ये सारी वैल्यूज ही ली, यहां से लेकर यहाँ का सबका टोटल है। परंतु अगर आप सिर्फ सेंटर का लेते तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करनी पड़ती चीजें। पर हाँ, कहीं ना कहीं तो आपको काम करना ही पड़ा, फॉर्मूला लगाना पड़ा। इसने कहा इस फॉर्मूले का भी सॉल्यूशन है आपके पास, आप और आसान कर सकते हो चीजें। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। इसके लिए मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी, जिस टेबल का नाम है पिवट टेबल। ये आपकी टेबल को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करेगी। ये आपकी नॉर्मल टेबल है और आप पिवट टेबल बनाना चाहते हैं। इसने कहा देखो जी, एक्सेल कह रहा हूं मुझसे कि मैं आपको कोई राय देना चाहता हूँ। रिकमेंड का मतलब है राय देना चाहता हूँ, किसके लिए? पिवट टेबल के लिए। आप इस पिवट टेबल में मत जाओ, ये नॉर्मल टेबल है और मैं आपको राय देना चाहता हूँ। अगर आपको डेटा ही फाइंड करना है तो मैं आपके पास कुछ राय यहाँ पे दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, दे दो राय। रिकमेंडेड पिवट टेबल, ऊपर से नाम दिया। देखो, अगर आप सिर्फ ब्रांच के हिसाब से देखना चाहते हैं तो मैंने आपको सारा टोटल बना के दे दिया, आपको कुछ करने की जरूरत। सेंटर ब्रांच में टोटल इतना पैसा जमा हुआ, ईस्ट में इतना हुआ, नॉर्थ में इतना हुआ, साउथ में इतना हुआ, और सबका ग्रांड टोटल भी इसने करके दे दिया। नहीं नहीं, मुझे अकाउंट के हिसाब से देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट, ये ब्रांच था, ये करंट था। अच्छा, नए पुराने कस्टमर आपने ऐसे देख लिए। इस पे क्लिक करा तो नए पुराने और ब्रांच के हिसाब से डिटेल्स दे दी। तो ये आपको कुछ राय मिल रही है। मैंने कहा देखो यार, राय तो मुझे ठीक दे रहा है, पर इसमें सारे एक साथ नहीं है। या तो सिर्फ सेंटर ब्रांच दे रखा है, या तो अकाउंट दे रखा है, या तो नया पुराने कस्टमर दे रखा है। एक साथ अगर सब बनती तो मजा आ जाता। तो अगर सब बनाने हो तब तो आपकी राय मुझे पसंद नहीं आएगी। फिर सर करना क्या है? मैंने कहा टेबल आपने एक बार सेलेक्ट कर दी, इसको आप बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप सीधे चले जाना पिवट टेबल। वैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 80% चांसेस इसके परीक्षा में ना आने के हैं, पर 20% में ऐसा मान के चलो, सपोज उसने छोटी सी टेबल का कह दिया पिवट टेबल बना दो, तो फिर तो हम फंस जाएंगे। कहेंगे यार इतना तो वहां तक तो पहुंच गए थे, थोड़ा समझ जाते तो क्या दिक्कत आती। अब देखो जी, शुरुआती दौर में मैंने पिवट टेबल पे क्लिक कर दिया, ये मेरा डेटा है, और किसी भी प्रकार का आपके पास डेटा हो सकता है। क्रिएट पिवट टेबल का फॉर्म आ गया। यहाँ पे दो चीजें आपके पास होती हैं। पहली तो आपकी टेबल कहाँ है जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं। चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। किस डेटा को आप एनालाइज करना चाहते हो, टेबल कहाँ है आपके पास। मेरी सेलेक्टेड है, इसीलिए टेबल रेंज आ गई। ऐसा भी होता है कहीं और आपकी फाइल हो, एक्सटर्नल डेटा आपके पास हो, यहाँ पे ना हो, कहीं बाहर डेटा हो, तो आप उसे भी ला सकते हो। दूसरी चीज इसने कहा देखो मेरा तो यहीं पे टेबल है, इसलिए मेरा काम यहाँ पे हो गया। अब ये मुझसे दूसरी चीज कह रहा है कि आप प्रीव्यू टेबल को, जो आपकी रिपोर्ट बनेगी, टू बी प्लेस्ड कहाँ रखना चाहेंगे आप। नई वर्कशीट में, आपके पास ये वर्कशीट है, एक नई खुल जाएगी, उसमें चले जाएगा। एग्जिटिंग करते हैं तो इसी में आपके पास आने वाले। मैंने कहा एग्जिटिंग ये करो, मुझे दोनों देखने हैं साथ साथ। नॉर्मल टेबल पर लोकेशन बताओ। मैंने कहा यहीं पे क्लिक कर दो, ये मैंने लोकेशन दे दी। पहला काम इतना क्या, डेटा आपका कहाँ है और कहाँ बनाना है, दो चीजें आपके पास आई।
इतनी सारी बताने के बाद मैंने इसे ओके कर दिया। अब जो ही मैं इसे ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है वैल्यू फील्ड्स के नाम से। तो क्लिक करा, प्रिवेट टेबल का नाम आ गया, प्रिवेट टेबल फील्ड्स का ये फॉर्म आपके पास आ गया। अब ये डेटा आपको लगाना। अच्छा, मुझसे एक हल्की सी गलती हो गई है। मैंने डेटा मॉड्यूल ऑन कर रखा था, पर फिर भी मैं इन सब को हटा देता हूँ। मुझे डेटा मॉड्यूल नहीं चाहिए। पर अभी के लिए अगर डेटा मॉड्यूल आता भी है तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला, पर ये रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा काम करता है। अच्छा, इतने पोर्शन को आप हटा दो जितने मैंने अभी आपसे कहा। यहाँ पे आपके पास 4 डब्बे बने हुए हैं। अच्छा, किसी में फ़िल्टर लिखा हुआ है, किसी पे कॉलम लिखा है, किसी में रो है, किसी में वैल्यूज़ है। अब इन 4 डब्बों में आपको ये वाले फ़ील्ड्स रखने हैं जी, और वो आपका दिमाग काम करेगा कैसे आपको रखने हैं। मैंने कहा इस डेटा में एक चीज़ का चयन कर लेता हूँ कि मुझे ये जान लेता हूँ। मैंने कहा इतने डेटा में एक बात जान लेता हूँ, क्या बात कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? हमेशा अपने दिमाग में यही रखना। अगर देखो आपके पास ब्रांच नहीं होगा, बैंक कोई शाखा नहीं है, तो अकाउंट भी नहीं होंगे, पैसा भी जमा नहीं होगा, कस्टमर भी नहीं आएंगे, डेट का भी क्या पता। अगर सिर्फ कस्टमर है तो ब्रांच तो चाहिए, अगर अकाउंट है तो ब्रांच तो चाहिए। तो सबसे बड़ी वैल्यूज मुझे यहाँ पे ब्रांच दिखती है। इसने कहा हाँ ब्रांच ही है सबसे बड़ा, जो ब्रांच के नीचे सारी चीजें आएंगी। तो मैंने कहा ब्रांच को पकड़ के ना आप कॉलम में रख दो। तो कॉलम आपके ऐसे में होते हैं। अब ब्रांचें देखो ऐसे में आपकी आ गई सेंटर ब्रांच। इस मैंने कहा अगर इसी को मैं पकड़ के रो में डालूं तो आपकी ऐसे आने वाली है रो में। अच्छा सर, उसके मुकाबले ये मुझे ज्यादा सुंदर लग रहा है। सेंटर ब्रांच है ईस्ट। अब लगाने आपको सारे हैं, तब की बात कह रहा हूँ। इसने कहा अब इसके बाद, मैंने कहा इसके बाद मुझे लगता है कि अकाउंट बड़ा है, ब्रांच में अकाउंट आपके होंगे। तो आपने यहाँ पे अकाउंट को पकड़ के भी इसके नीचे लगा दिया। अब यहाँ भी आप रख सकते हो, पर मुझे सारे लगाने हैं तो इसके नीचे लगा दिया। अब क्या हो गया, सेंटर ब्रांच अगर इसके नीचे जितने भी, अच्छा सेंटर ब्रांच आया और इसके अंदर जितने भी अकाउंट थे वो सारे अकाउंट मुझे यहाँ दिखने बैठ गए। अब मैंने कहा एक काम करो, कस्टमरों को भी इसी के नीचे लगा दो यार, एक ही जगह पे लगा रहा हूँ। अब टेबल और बड़ी होने बैठ गई धीरे धीरे। सेंटर ब्रांच है, करंट अकाउंट है, और इसमें नए और पुराने कस्टमर है। आईआरए में नए और पुराने, नॉमिनल में भी यही है। और जैसे जैसा आपका डेटा है वैसे आ गया। अब सर आप बाकी चीजें कैसे लगाएं? मैंने कहा डेट एंड टाइम को रो में लगाना चाहता हूँ। क्यों? मैंने कहा सारी डेट यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी, पहली तारीख, दूसरी तारीख। और जो आपके पास अमाउंट है ना उसको वैल्यू में डाल दो। वैल्यू में इसलिए डाला कि सब टोटलिंग हो जाती है यहाँ पे। टोटल आप कर सकते हो, जिनको हम वैल्यू फील्ड कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टोटल कर सकते हो, आप काउंट भी कर सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो। मैक्सिमम ज्यादातर केस में मुझे टोटल की रिक्वायर्ड पड़ती है। ओके कर दिया। तो अब ये टेबल मेरी बन के तैयार। अब देखो इन दोनों टेबलों में थोड़ा सा अंतर देखना। सवाल आपसे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। पूछा सेंटर ब्रांच में पैसा कितना जमा हुआ, मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। मुझे इसके सबसे लास्ट में देखना। मैंने कहा ये वाली वैल्यूज बता दी, ग्रांड टोटल आपका ये। अच्छा, किन किन तारीखों में हुआ और किसने करा? मैंने कहा पहली तारीख को हुआ पैसा जमा, पर पहली तारीख को किसने करा? टोटल इतना। इसने कहा जी पहले करंट अकाउंट में पैसा जमा हुआ 4500। करंट में भी नए कस्टमर ने करा, इसके आगे आ गया। पर दूसरा किसने कहा? मैंने कहा नॉमिनल में हुआ 500 रुपए, इसमें भी नए कस्टमर ने करा। सेविंग अकाउंट में भी पैसा जमा हुआ, पर सेविंग में दो लोगों ने करा। नए कस्टमर ने 1600 करा, पुराने कस्टमर ने 33 रुपए करा। तो इस तरीके से सारी सेंटर ब्रांच की डिटेल्स आपके पास आ गई। तो डेटा आप किस प्रकार से लगाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने कहा देखो अगर मैं इस फिल्टर में ब्रांच को डाल दूं तब। तो इसने कहा हाँ, टेबल भी आपकी ऐसे कम हो जाएगी और ब्रांच के हिसाब से आपका काम होना शुरू हो गया। अब फिल्टर का मतलब होता है छानना। अब अगर आप चाहते हो कि अभी तो आपके पास सारे हैं, मैंने कहा ऑल की जगह पे एक काम करो, सिर्फ मुझे सेंटर, अब ये प्लस चिन्ह आपने हटा दिया। आपने कहा सिर्फ मुझे सेंटर ब्रांच देखना है, आपने इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो ये डिटेल सिर्फ आपकी सेंटर ब्रांच की आ रही। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ब्रांच। मैंने कहा सेंटर के साथ साथ मुझे ईस्ट की भी डिटेल जानी है या सब की जानी है, तो आप अपने अनुसार इन सब को कर सकते हो। ओके कर दिया, सेलेक्ट मल्टीपल कर दिया, ओके कर दिया। तो अब आपके पास सारी डिटेल्स इस तरीके से ब्रांचों के हिसाब से आती हैं। तो ये आपके पास टेबल है। अगर आप फिर से भी इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आपने ऊपर डाल दिया नीचे लाना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आपकी टेबल किस प्रकार से बनेगी, तो ये प्रिवेट टेबल है। मैंने आपसे फिर भी क्या कहा है, 80% इसके ना आने के चांसेस हैं प्रिवेट टेबल के। 20% के बहाने मैंने आपके साथ इतनी बहसबाजी करी है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। पहला सेक्शन था टेबल का, इसलिए पूरी टेबल वाले सेक्शन पे बात कर दी। नॉर्मली आपके पास टेबल बनाने का ही ऑप्शन आता है। कोई टेबल बनाने के लिए आएगी तो आप मैनुअली मत बनाना, डायरेक्ट सेलेक्ट कर देना डेटा और टेबल पे क्लिक करना। वास्तव में आपकी टेबल पैटर्न ये वाला बनता है। तो आपने यहाँ से डायरेक्ट टेबल बना दी। अब इलस्ट्रेशन की तरफ जाता हूँ।
ये ड्राइंग से रिलेटेड काम है, पिक्चर के बारे में आपसे पूछ सकता है कि कहेगा कोई पिक्चर यहाँ पे लगा दो, तो आपने इंसर्ट में गए कोई भी पिक्चर जो आपके सिस्टम पे होगी तो वो आपको बता देगा कहाँ पे पिक्चर रखी हुई है, तो जहाँ आपके पास कोई फोटोज होंगे तो आप फोटोग्राफ्स यहाँ पे ला सकते हैं। बहरहाल ज़्यादातर लोग इसमें अपने लोगोज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कोई ड्राइंग अगर उन्हें लगानी होती है तो इस तरीके से अपने इस डेटा सीट में लगा सकते हैं। ऑनलाइन वाला आपके पास आने वाला नहीं है तो इंटरनेट चलेगा नहीं। शेप्स के बारे में जरूर देखना, यहाँ से भी आपके पास कोई ना कोई सवाल सवाल जरूर पूछा जा सकता है। कहेगा मुझे स्माइली फेस दे दो, तो बस आपने स्माइली फेस लगा दिया। अच्छा, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड करता है, मुझे ऐसा लगा है। वो या तो एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाता है या ट्राइंगल बनाता है, या ऐसे वाला रेक्टेंगल हो पर ये रेक्टेंगल राउंडेड हो। या तो वो स्माइली फेस आपको देता है या हार्ट शेप आपके पास देता है, या ऐसे ईयर ड्रॉपर के बारे में बात करता है। और पिछली बार आपके पास पावर पॉइंट में या कहीं पे मैंने ऐसा शेप ये वाला भी देखा था, ये वाला शेप भी उसने दे रखा था। अब की बार उसने ऐसा भी एक शेप आपके पास बनाने के लिए दिया, पर जितने भी शेप्स वो कहेगा तो शेप्स आपके यहीं से मिलते हैं। कभी कभी मेरे पास स्मार्ट आर्ट के लिए भी पूछता है, कहता है कोई स्मार्ट आर्ट बना, सेब ही है, इनके नमूने हैं अलग अलग। कहता है लिस्टेड में बना दो, तो ये आपके लिस्ट के पैटर्न में अच्छा अच्छा इनके नाम भी आते हैं, अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे तो वर्टिकली बुलेट लिस्ट इसका नाम आ गया। तो कहेगा अब मेरे को ऐसे वाले लिस्ट चाहिए, तो ध्यान रखना वो उसके पीछे लिस्ट जरूर लगाएगा, ढूंढने के लिए आपको हेल्प करेगा। ऐसा कहेगा मेरे को स्मार्ट आर्ट बना दो कोई सर्कल में, और सर्कल में भी इसका नाम दे देगा। आप थोड़ी देर रुकेंगे तो बेसिक सर्कल मुझे चाहिए, तो आप इसके पीछे देखने ना सर्कल लिखा हुआ, तो मुझे सर्कल में ही जाना है ना, मिलेगा आपको सर्कल में ही। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, वैसे बताता है आपको कि कहाँ से जाना है। पर हाँ, इससे भी आपके पास सवाल बन सकते हैं। स्मार्ट आर्ट है, ओके करेंगे तो ऐसा आपके पास कुछ स्मार्ट आर्ट बन के आ जाता है, इसे आप मूवमेंट करा सकते हैं। ऐसा कुछ डेटा एंटर करने के लिए कहेगा तो कर सकते हैं, पर वरना ये सिर्फ स्मार्ट आर्ट बनाने के लिए बोलता है। नहीं पसंद है बच्चों तो आप इसको राइट क्लिक डिलीट भी कर सकते हो, है ना। ये भी डिलीट करना है तो डिलीट कीबोर्ड से बटन दबा दो, सारी चीजें डिलीट आपके पास। देखो कौन से सेक्शन जरूरी है। टेबल वाला काम आ सकता है, पिक्चर काम आ सकता है, शेप्स काम आ सकती है, और स्मार्ट आर्ट आपके काम आ सकता है। मुझे नहीं लगता है कि एड इंस्टॉलेशन आपके काम का है, पर ये चार्ट से सवाल पूछ सकता है। अच्छा, चार्ट होते क्या है कि आपके पास अगर कोई टेबल है और उसी टेबल का ग्राफिक्स का रूप होता है आपका टेबल चार्ट। अच्छा, मैंने कहा कैसे, मैंने कहा स्टूडेंट का एक डेटा बनाया और इसी का मैं एक चार्ट बनाना चाहता हूं। तो पहले तो आपको राय मिल रही, रिकमेंड जैसे यहाँ कर रहा था राय, यहाँ भी राय है। कैसा बनाना चाहते हो, ऐसा बनाऊं या ऐसा बनाऊं या ऐसा बनाऊं, बहुत सारे नमूने आपको, पर आपको इसमें जाना ही नहीं है। फिर जाना कहाँ है सर, मैंने कहा वो रिकमेंड की जगह पे, ये 3 ऊपर हैं, 3 बीच में और सबसे नीचे 3 है। तो यही आपके सारे चार्ट हैं, 9 आपके 9 प्रकार के चार्ट आते हैं। इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट, इसमें 2 चीजें आपके पास होंगी। कहा इसी का मेरे को बार चार्ट बनाओ या कॉलम चार्ट बनाओ, तो इसी पे आप क्लिक करो तो यहाँ देखो 2D में भी वो बता सकता है कि 2D में मुझे कॉलम चार्ट बताओ, 3D में मुझे कॉलम चार्ट बताओ। अच्छा, बार और कॉलम में एक फर्क होता है, कॉलम हमेशा खड़े होते हैं और बार हमेशा लेटे हुए में रहता है। तो ये 2D में हो गया और ये 3D में हो गया। तो मुझे कहा गया कि एक कॉलम में चार्ट बनाओ 2D में, तो मैंने ओके कर दिया। तो ये ग्राफिक्स का रूप हो गया इसी टेबल का। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ, मैथ लिखा, SST है, तो ये सारी नंबर है इसने यहाँ पे दे दी। ये बच्चे हैं और साथ साथ सीरियल नंबर दे दिया। अच्छा, वो कभी कभी आपसे क्या पूछता है, इंडिविजुअल भी पूछता है। अभी तो सारी टेबल का है, उसने कहा मुझे ना सिर्फ स्टूडेंट का नाम चाहिए और सिर्फ मैथ की नंबर ही चाहिए। तब मैंने कहा आप यहाँ से कंट्रोल बटन दबा देना, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे ना तो अब दोनों वैल्यू सेलेक्ट हुई। बस सिर्फ जितना पूछा गया उतना, बाकी नहीं पूछा गया, क्योंकि घुमाने के लिए कहता हूँ। तो आप इंसर्ट में गए तो आपने कहा मुझे बार चार्ट, अब की बार बोल रखा है, तो आप बार चार्ट में गए तो अब देखो डिटेल्स आपके पास सिर्फ मैथ की आई, ऐसा नहीं आए कि दोनों वैल्यूज आ गए। तो आपके पास ऐसी ही डिटेल्स आ गई, तो चार्ट आपका इन्हीं के हिसाब से बना। इंडिविजुअल भी दे सकता है, कभी कभी मुझे स्विचिंग करने पड़ते हैं तो आप डेटा को स्विच भी कर सकते हो। तो हो सकता है इसने कहा कि मैथ के नंबर ऐसे में आ जाए तो आप स्विच भी कर सकते हो। ऐसा स्विच करना है तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। पर कहने का मतलब ये आपके पास चार्ट बनाने के लिए ऑप्शन देता है, तो यहाँ से आप चार्ट बना सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा पता चल गया कि चार्टों के नाम है। अच्छा, चार्ट के नाम आप ऐसा भी देख सकते हो, इसका भी नाम आ जाएगा, ये क्या नाम है। यहाँ पे क्लिक करा तो थोड़ा सा रुक जाना, इनका नाम भी आ जाता है। इस पे आपने क्लिक करा तो ये आपका नाम भी आ जाता है, लाइन और एरिया। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे और जैसा आपको उसने पूछ रखा होगा वैसे ही आप, टेबल के साथ ही होगा। जब आप टेबल सेलेक्ट करेंगे तो ये ज्यादातर यहाँ पे 3 चार्टों के साथ ज्यादा पूछता है सवाल।
पहले तो कॉलम और बार से सवाल पूछता है आपके पास, दूसरा आपके पास लाइन और एरिया से सवाल पूछता है, और तीसरा पाई चार्ट से आपके पास सवाल पूछता है। तो आप क्लिक करेंगे, कभी कभी ऐसा दे देता है कि 3D पाई चार्ट बनाओ, ये 2D में हो गया और ये आपके 3D पाई चार्ट है, लिखा हुआ रहता है सबके नीचे, और वो एग्जाम में आपको लिख के ही देगा 3D पाई चार्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए 3D पाई चार्ट क्या हुआ। तो इस तरीके से आपने 3D पाई चार्ट बना दिया, तो ये आपका काम हो जाता है। कभी कोई चीजें गड़बड़ हो जाती है तो अंडू आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चार्ट से रिलेटेड आपके पास जरूर सवाल आते हैं, इनके पैटर्न भी आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, कैसे पैटर्न में लेना। कभी कभी वो ऐसा डेटा सीट बना लेता है, कहता है यार कि भारत में गेहूं का उत्पादन इतना हुआ, इसका चार्ट मुझे बना के दिखाओ। पॉपुलेशन पे दे सकता है, शिक्षा पे दे सकता है कि भारत में ये दर आपकी है तो इनका मुझे चार्ट बना दो। तो आप ऐसा भी चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं। पर देखो चार्ट से जरूर सवाल आएंगे, पर ये तीन चार्ट आपके जहन में होने चाहिए। कॉलम और बार चार्ट आपको जानने जरूरी है, लाइन चार्ट जाननी जरूरी है। अच्छा, क्लिक करेंगे तो ऐसे ही आपके पास आ जाएगा, ऐसे लाइन के चार्ट आप बना सकते हो। अच्छा, पाई में क्लिक करेंगे तो पाई चार्ट बन जाएगा। ये भी है तो सारे आप एक बार देख लें। एक प्रिवेट चार्ट है आपके पास, वैसे तो काम का है नहीं, पर जब आपकी कोई प्रिवेट टेबल होती है तो उसी के साथ आपके चार्ट बनते हैं। बस इसमें इतना अंतर होता है कि प्रिवेट टेबल में डेटा चेंज होता है। अभी ये मेरी नॉर्मल टेबल है, मैं इसका प्रिवेट टेबल बनाना चाहता हूँ तो डेटा मेरा ये फटाफट से बता रहा हूँ। वैसे ज्यादा कुछ काम का तो आपका है नहीं, पर मैंने एक टेबल यहाँ पे बना ली, प्रिवेट टेबल। ये नॉर्मल टेबल थी और इसी का प्रिवेट। मैंने कहा यार स्टूडेंट का नाम रो में रखो और जितने ये वैल्यूज हैं इनको सारे वैल्यूज में रखो। तो इस तरीके से मैंने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए। अब हुआ क्या कि मेरे पास ऐसी एक प्रिवेट टेबल बन गई। अच्छा, नॉर्मल चार्ट और प्रिवेट चार्ट में एक अंतर भी आपको नजर आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लगा देता हूँ। ये इस टेबल का चार्ट है। अब मुझे इस प्रिवेट टेबल का चार्ट बनाना है तो इसने कहा यहाँ पे भी प्रिवेट चार्ट का ऑप्शन है। कैसे में चाहिए, कॉलम में चाहिए, लाइन में चाहिए, पाई में चाहिए, बार में चाहिए, एरिया में चाहिए, स्टॉक में चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास। ये कर रहा था कि प्रिवेट चार्ट के टेबल तो हम समझ गए, प्रिवेट टेबल। अब चार्ट भी बनाना, तो चार्ट भी बहुत सारे कॉलम में बनाना चाहते हो, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया, एक्स वाई है, स्टॉक है, सरफेस, बहुत सारे हैं। मैंने कहा तीन चार चीजों पे विशेष ध्यान देता है, कॉलम पे, लाइन पे, पाई पे, बार पे। अच्छा, कॉलम वाला ही बना लेता हूं, पर बना क्या रहा हूं ध्यान रखना। मैं क्या बना रहा हूं, प्रिवेट चार्ट बना रहा हूं। एक तो नॉर्मल चार्ट आपका बना और एक प्रिवेट चार्ट बना। दोनों में इस टेबल का चार्ट आपका ये बना और इस प्रिवेट टेबल का चार्ट ये बना। सर दोनों तो मुझे एक जैसे लगते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, देखने में तो कोई अंतर ही नहीं है इनमें, पर एक हल्का सा अंतर होता है दोनों में। अगर आप इसको फिल्टरेट करना चाहते हो, छानना चाहते हो, तो आपके पास हल्का सा एक ऑप्शन यहाँ पे आता है कि आप देखना चाहते हो कि मैं सिर्फ ए नाम के स्टूडेंट को देखना चाहता हूँ, तो ए का ही डेटा आपको यहाँ पे इंडिकेट होगा। पर देखना, अगर आपने चार्ट में परिवर्तन करा तो आपकी टेबल में भी परिवर्तन हुआ, ये जरूर ध्यान रखना। देखो इसमें भी आपका फिल्टर है, पर कहीं और पे है, यहाँ भी आप फिल्टर लगा सकते हो। हल्का सा प्लगइन बना हुआ है फिल्टर का, किसे देखना चाहते हो। मैंने कहा ए नाम का मुझे स्टूडेंट चाहिए, ओके कर दिया और अप्लाई कर दिया, यहाँ भी फिल्टर लग गया। पर देखो इसमें क्या हुआ कि आपने फिल्टर तो लगाया चार्ट पे, पर टेबल के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इन दोनों में बस इतना ही आपके पास अंतर होता है। बहरहाल प्रिवेट चार्ट आपके पास आने वाला तो है नहीं, पर सीरीज में चल रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। कुछ 3D मैप वाली बकवास आपके पास है, स्पार्क लाइन है, इन पे नहीं घुसता हूँ। स्लाइजर है, नहीं घुसना चाहूंगा। टाइमलाइन है, नहीं घुसना चाहूंगा। हाइपरलिंक पे जरूर बात करूंगा, कभी ना कभी हाइपरलिंक से सवाल पूछ सकता है। हाइपरलिंक से कैसे सवाल पूछता है, देखो वास्तव में हाइपरलिंक तीन चीजों का लिंक बनाता है। किसी, अच्छा वर्ल्ड में भी ये काम आएगा, किसी फोल्डर का आपने लिंक बता दिया, किसी फाइल का आप लिंक बना सकते हो, और किसी वेब एड्रेस का आप लिंक बना सकते हो। थोड़ा सा बड़ा अपनी मर्जी से कर लेता हूँ इसे। फोल्डर का लिंक बनाना है। आप देखो खोलने का जो तरीका होता है, किसी फोल्डर को आप कैसे ओपन करते हैं। मैंने कहा देखो जी, डेस्कटॉप में मेरा एक फोल्डर बना हुआ और इस फोल्डर को मुझे ओपन करना, तो मुझे डबल क्लिक करके इसे ओपन करना होता है। पर इसने कहा ना, आप ऐसे मत करो, इसका एक लिंक बना दो। तो इसने कहा ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो। हाइपर लिंक में गए, पर बताओ फोल्डर कहाँ। तो मुझे यहाँ से जाना है डेस्कटॉप पे, तो यहाँ ढूंढना शुरू कर दिया, कहाँ है मेरा डेस्कटॉप। तो यहाँ देखा सबसे ऊपर डेस्कटॉप है, किस नाम का बना है, तो मैंने कहा ये मेरा रोल नंबर है, ओके कर दिया, तो इसका एक लिंक आ गया। अब ये खोलना है आपको, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हैंड आ जाएगा। जो ये ओके करेंगे तो ये कंटिन्यू के लिए आपसे पूछता है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैंने कहा हाँ मुझे खोलना ही है, तो ये आपका ओपन हो जाता है। ऐसे आपका फाइल भी हो सकता है। हाइपर लिंक पे गया, कोई फाइल आपके पास है, ये बहुत सारे तरह की फाइल है। किसी भी फाइल का आपने कनेक्शन यहाँ पे कर दिया, हिंदी एपीएफ नोट्स लिखा हुआ है, ओके कर दिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। इस पे भी आपने क्लिक कर दिया, तो डू यू वांट टू कंटिन्यू बोल के आप यस करेंगे, तो ये भी आपके सामने ओपन हो जाता है।
चलो सर, ये कहानी भी आपकी सारी यहाँ पे आगे कि ईमेल क्या हुआ, इस तरीके से आपने ये भी देख लिया। और वेब एड्रेस का मतलब है अच्छा, वो ऐसा कहता है किसी वेब एड्रेस का लिंक दो, तो आपको बस यहाँ पे लिखना है www.google.com। तो ये एड्रेस है आपका, और ओके करेंगे तो गूगल का एड्रेस आ गया। बस आप यहाँ पे क्लिक करो, तुरंत आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। इंटरनेट है तो आपके पास इंटरनेट भी आ जाएगा, यहाँ से भी आपके पास सवाल बन सकते हैं। पर ये वाले पोर्शन से बनते हैं ज्यादातर। वो कहता है किसी वेब एड्रेस का आप लिंक बना के दिखाओ। एक्सेल में व्यवहारिक जीवन में वास्तव में ये टेक्स्ट का बॉस अपनी अहम भूमिका निभाता है। वो इसलिए कि जब आपको कभी कुछ लिखना होता है तो आप टेक्स्ट बॉक्स में इस तरीके से लिख सकते हो, और ये पैराग्राफ में काम करता है। ये जैसे एक लाइन लिख दी और नीचे एंटर करा तो दूसरी लाइन लिख सकते हो। वरना एक्सेल में आपका दो लाइनों में काम नहीं होता। आपने एक लाइन लिखेंगे, एंटर करेंगे तो वो नीचे आ जाता है। ऐसा नहीं कर पाते हैं आपके दो तीन लाइनें, इसमें कुछ करेक्शन आपको करना है, गाढ़ा लिखना है, तिरछा लिखना है, बड़ा करना है, तो ऐसे बॉक्स के अंदर ही संभव है। वरना आप ऐसे नहीं करते। पर व्यवहारिक जीवन में बड़ा रूल रखता है। कभी कभी आपके पास हेडर और फुटर भी आते हैं। हेडर का मतलब होता है पन्ने का सर, और फुटर का मतलब है पैर। पर यहाँ तो कोई पता ही नहीं चल रहा, बहुत बड़ा पेज है आपके पास। इसने कहा देखो, ये देखने का तरीका है व्यू। अच्छा, यहाँ पे तीन व्यूअर आपको मिल जाते हैं। अभी आप जिस व्यू का इस्तेमाल कर रहे हो नॉर्मल व्यू है। इसी के बगल पे जाएंगे तो पेज लेआउट व्यू है, पेज ब्रेक व्यू आपके पास। अच्छा, मैं पेज लेआउट व्यू में चले गया। आप ऐसे भी जा सकते हो, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ऐड हेडर यहाँ भी लिखा हुआ है। परंतु अगर आप नॉर्मल में हैं और आपको हेडर करना है तो आप यहाँ से भी जो ही आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो वो तुरंत आपको उसी व्यू में ले जाएगा जो व्यू आपको दिख रहा है इस वाले में। अब आपको हेडर लगाना है तो हेडर, इसने कहा हेडर में मुझे डेट चाहिए या टाइम कह सकता है। तो हेडर में अगर पहली बात तो आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हो। पर सपोज करो उसने कहा मुझे डेट चाहिए हेडर में, तो यहाँ पे जब आप इसकी डिजाइनिंग में जाते हैं तो यहाँ आपको ये चीजें भी दिख जाती है। करंट डेट हो गया, करंट टाइम हो गया, कोई फाइल का पाथ दे सकते हो, पेज नंबर यहाँ पे दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके पास पूछ सकता है, यार मुझे डेट। आप टाइप भी कर सकते हो, उसे ये नहीं पता चलता है कि कर रखा है नहीं कर रखा है ना। पर ज्यादा आसान यही हो जाता है, करंट टाइम इसने बोल रखा है, डेट बोल रखा है, ओके कर दो तो आज की डेट यहाँ पे आ गई। जब आप नीचे क्लिक करोगे तो आपकी डेट यहाँ पे दिखाई देगी। पर सर फूटर में भी बोल रखा है, तो मैंने कहा फूटर में भी क्लिक कर दिया, और फूटर में इसने कहा है डिजाइनिंग में गया, मुझे टाइम चाहिए, तो आपने ओके करके टाइम भी दे दिया। अब इसने कहा मुझे दोनों दिखाने हैं, हेडर भी दिखाना और फूटर भी दिखाना। तो हेडर में क्लिक करा, सिर्फ हेडर दिख रहा। अच्छा, एक काम करना, जब ये छोटे रहते हैं ना तो थोड़ा साफ साफ नहीं दिखते, इनको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देना अपनी मर्जी से, है ना। थोड़ा बड़ा बड़ा करेंगे तो साफ साफ दिख जाता है, उसे पता चल जाता है हेडर और फुटर है। तो ऐसे तो आप वैसे भी टाइप कर सकते थे। इसने कहा देखो दिखाने दोनों है, सिर्फ हेडर दिखा पा रहा हूँ, फुटर तो नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो अब के केस में आप क्या करना, धीरे धीरे नीचे आना। जो ये दो पेज आपके पास होते हैं, दूसरे पेज में क्लिक कर देना। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये दोनों चीजें आपकी दिखने बैठ जाते हैं। ये हेडर हो गया, ये फूटर होगा, हेडर हो गया। पर इनके किनारे पे जरूर क्लिक करना। जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हेडर लिखा हुआ आ जाता है। ये डिजाइनिंग वाला पोर्शन है, तो ये भी आप ऑन रखना कि इनके डिजाइनिंग मैंने ऐसे करी है। ये फूटर हो गया और ये आपका हेडर हो गया। जब दोनों दिखाने हो तो इस मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे। देखो कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, सर इसे आप छोटा नहीं कर सकते। मैंने कहा हाँ, जब स्क्रीनशॉट छोटा करते हैं ना तो दिखता तो है। आपने ऐसा क्लिक कर दिया पर ये साफ साफ नहीं दिख रहे हैं, हेडर और फुटर नहीं, है ना, साफ साफ नहीं नजर आता है। तो इसीलिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप दोनों को ऐसा सेलेक्ट कर लो, नीचे वाले में क्लिक कर दो, हेडर भी दिख जाए। और थोड़ा बड़ा बड़ा साइज जरूर रखना है इनका, है ना। तो इस तरीके से, अच्छा हेडर और फुटर से भी सवाल बन सकता हूँ। व्यू चेंज कर लेता हूँ, नॉर्मल व्यू में आता हूँ। देखो ये पेज ब्रेक व्यू में गया था मैं, और यहीं पे इंसर्ट में गया, तो यहाँ से भी आपके पास सवाल बनते हैं। कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि वर्ल्ड आर्ट में कुछ स्टाइल आप बना के दे दो। तो आपने कोई स्टाइल लिख दी, वर्ल्ड आर्ट में कोई भी स्टाइल, तो कहा UKPSC लिख के मुझे दे दो, कैपिटल लेटर में UKPSC। और बड़े बड़े स्मार्ट आर्ट में दे दो, मतलब बड़े बड़े वर्ल्ड आर्ट में लिख के दे दो, तो आप ऐसा भी वर्ल्ड आर्ट से बना सकते हो। नाम वर्ल्ड आर्ट है इसका, है ना। ये दोनों तो आपके काम नहीं आने वाले। एक सिग्नेचर लाइन है और एक ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ लिंक करना। मैं इतनी बहस में जाऊंगा भी नहीं। इक्वेशन मेरे पास आते हैं, पर इक्वेशन लगते नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग मेथड में यूज होता है। और आयोग आपके पास बनाने के लिए नहीं देता। इसको दो भागों में डिवाइड किया, एक भाग ये है और दूसरा आपके पास ये छोटा सा प्लगइन है। तो अगर आप छोटे से प्लगइन में पीछे की तरफ क्लिक करते हैं तो जो पहले से बन बनाई हुई इक्वेशन है वो अधिकांश तो इन्हीं इक्वेशन में से आपके पास सवाल देता है। ये बन बनाई हुई इक्वेशन है। हो सकता है इस पे क्लिक करेंगे तो वैसी इक्वेशन आपके पास बन के आ गई। छोटी दिख रही है तो कोई बात नहीं, आप इसे बड़ा भी कर सकते हो और इनको आप मूवमेंट करा सकते हो। सपोज करो आपको बनाने के लिए दे दी, तब
मैंने कहा वैसा तो नहीं देगा, पीछे वाले पोर्शन से आएंगे सब। कभी अगर बनाने के लिए दिया, आगे वाले पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से सारी चीजें आपके पास है। इक्वेशन वही हैं जो पहले से बनाए हुए। इंक इक्वेशन है, एक फॉर्म आपके पास आ जाता है, जैसे मैंने वर्ल्ड में भी बात करा था, आप यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप अच्छे अच्छे से लिखते हैं तो वही चीज़ आपके पास आ जाएगी। आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर हाँ कहीं पे आपको कुछ गड़बड़ हो गया, आपको लगता है ये सी आ गया, तो इरेज आप कर सकते हो, तो इसे मिटा भी सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मिट गया, फिर से ड्रॉ कराएंगे तो अपने अनुसार आप बना सकते हो। तो आप देखेंगे ये सेंस समझता है कि नहीं समझता है। आप समझ गया, कुछ और आगे लिखना है तो लिख दो, इंसर्ट करा दिया तो वही चीज़ें आपके पास यहाँ पे बन भी आ जाती हैं। ये मैथमेटिक और फिजिक्स के सारे सिंबल आते हैं। फ़ारेनहाइट आ गया, सेंटीग्रेड आ गया, अल्फा बीटा गामा आ गया, थीटा आपके पास आ गया, बहुत सारे हैं, मुझे ज़्यादा तो इस बारे में डिटेल्स पता नहीं। अनंत का सिंबल आ गया, प्लस माइनस है। अब जिस पे आप क्लिक करोगे ना वैसा ही रिजल्ट आपके पास आने वाला। फ्रैक्शन वैल्यू में डालना तो ऐसे भिन्नों में आप बना सकते हो, पहले से कुछ बनाए हुए हैं। अगर पावर में चाहिए तो आप ऐसे पावर में बना सकते हो, ऐसे ऐसा चाहिए आपको, क्या कहते हैं इसे, अंडर रूट, तो आपने ऐसा अंडर रूट या स्क्वायर रूट है तो ऐसा बना सकते हो। ऐसा अगर कुछ बनाना है तो ऐसा बना सकते हो। सिग्मा वगैरह चाहिए तो आप ऐसे भी ले सकते हो। थीटा वगैरह चाहिए टिक्नोमेट्री से, आपने कहा साइन तो लिख दिया पर थीटा कहाँ से लूंगा, मैंने कहा इसमें था ना आपके पास सिंबल में, तो ओके करेंगे तो साइन थीटा हो गया। लिमिट्स के हैं, एडसेट्स के हैं, ऑपरेटर के हैं, मैट्रिक्स के हैं, ये बहुत सारे जितने भी बनते हैं ये टाइपिंग मेथड के लिए बनते हैं, तो आप सारे यहीं से बनाते हैं। कभी कभी देखो बच्चों, मेरे पास कुछ सिंबल आते हैं तो आपके पास सिंबल कीबोर्ड में भी मिलते हैं, पर कुछ ज़्यादा सिंबल चाहिए तो सिंबल से ला सकता हूँ। बहुत सारे सिंबल आपके पास है, चिन्ह बम पटाखे वगैरह चाहिए तो इंसर्ट करा दो, जो भी चाहिए तो आप यहाँ से ओके कर सकते हो। जिस पे आप क्लिक करोगे वैसा ही रिजल्ट। सर दिख रहा है क्या, मैंने कहा हाँ दिखता है। ये श्रीयंत्रम भी लिया था यहाँ पे है। आप श्रीयंत्र में बैठे हो सर, ये तो बहुत छोटे हो गए, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये टेक्स्ट पैटर्न में होते हैं, इनको आप बड़ा भी कर सकते हो, फॉन्ट का साइज बड़ा करेंगे तो वास्तव में सर इनका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, मैंने कहा हाँ यार कर सकते हैं। इसको क्या कलर देना चाहते हो, तो ये कलर है आपको यहाँ पे, मैंने कहा लाल कलर बना दो। इसका कुछ और कलर चाहते हो तो आप ऐसा भी बना सकते हो, मैंने कहा हरा कलर बना दो। किसी का नीला बनाना, पीला बनाना है तो आप ऐसे भी सारी चीजें बना सकते हो। तो देखो इंसर्ट से रिलेटेड ये सेक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट थे। अब पेज लेआउट आता है, परीक्षा में आए ना आए पर व्यवहारिक जीवन में आप फंसोगे फंसोगे कभी ना कभी। अब प्रत्येक ऑपरेटर एक्सेल में प्रिंट देने में हमेशा फंसता है यार। जैसा वो डेटा बनाता है ना, वो चीजों को समझ नहीं पाता एक्सेल कैसे प्रिंट देता है। और एक्सेल के बाद जो पेज है ना वो इतना बड़ा है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कितना बड़ा मेरा पेपर आने वाला। अच्छा सपोज करो मैं कोई डेटा यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर आज आपकी समझ में ये बात आ गई ना, तो भविष्य में जब कभी भी आपको एक्सेल में प्रिंट देना होगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। व्यवहारिक जीवन में तो आपके बहुत काम आएगा। सपोज करो मैं एक टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ और इस टेबल में कुछ इस तरीके का मेरा डेटा है, बहुत रफली सा बना रहा हूँ, और इसका मतलब सिर्फ आपको समझाना मेरा मकसद है। अब हम जैसे टेबल बना लेते हैं और इसको मैं हमेशा बॉर्डर भी देता हूँ, पर देखो ना नीचे तक होगा तो मुझे ऐसा सारा सेलेक्ट करना पड़ता है। मेरे पास एक आसान तरीका, मैं फाइंड में जाता हूँ, फाइंड गो टू में जाऊँ, मैंने आपको वास्तव में बताया तो नहीं है, पर रीजन में आप ओके करते हैं तो सारी रीजन सेलेक्ट कर लेता और यहाँ से जाके मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। इतना जानना आपके लिए जरूरी नहीं, आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर दिया और इस पे मैंने यहाँ पे कोई कलर भी दे दिया और इस तरीके की वास्तव में आपकी टेबल बनती है। अब इसका प्रिंट देना चाहते हैं तो मैंने कहा पहला काम तो होता है मेरा प्रिंट का प्रीव्यू देखना। प्रिंट में गया, यहाँ मुझे प्रीव्यू दिखना शुरू हो जाता है। अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। इसके लिए ये मुझसे कहता है कि आप पहले पेज में हो और टोटल आपके पास 2 पेज हैं। अच्छा मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन, दूसरा पेज दिखाओ क्या आ रहा है। ओके कर दिया तो इसने कहा दूसरे पेज में सिर्फ इतना हिस्सा आपका आ रहा है और पहले पेज में इतना हिस्सा आपके पास आ रहा है। जब आप इसका प्रिंट दोगे तो पहले पेज में इतना आएगा, यानी 2 पेज में ये निकलने वाला है, दूसरे पेज में इतना आएगा। अब इसने कहा देखो इनको देखने के कुछ तरीके भी है। अब जूम करना चाहते हो तो थोड़ा बड़ा पैमाना हो जाता है, इसी पे क्लिक करेंगे तो जूम कम भी हो जाता है। कुछ आपके पास मार्जिन है तो आप मार्जिन भी सेट कर सकते हो, पर नहीं पसंद है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। पर पहली समस्या अपने दिमाग में बिठा लो। समस्या क्या है, जो ऊपर वाले टाइटल है ना, दिमाग में ये बात बिठा लो, जो ऊपर के टाइटल है ये हमेशा एक ही पेज में आने चाहिए। जब कभी भी आप काम करो, नीचे वाला डेटा दूसरे पेज में भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए मेरे पास यही समस्या है, जो मेरे टाइटल है, नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे हैं, एक पेज में इतना आएगा और दूसरे पेज में देखता हूं तो यहाँ मोबाइल नंबर आ गया। अब मैं 2 पेज होंगे तो मुझे गोंद से चिपकाने पड़ेंगे दोनों पेज, तो ये प्रोफेशनली अच्छा नहीं लगता।
इसने कहा इन दोनों को भी, इसको भी एक ही पेज में ले आओ ना, ये ऊपर के टाइटल बस एक पेज में आने चाहिए। टाइटल कौन है आपके, ये जो ऊपर है, ये हमेशा ध्यान रखना एक ही पेज में आने। अभी आपके पास पहले तो आपने गौर नहीं करा होगा, अब धीरे धीरे आप गौर करना शुरू कर लेंगे, आपके पास ये हल्की सी हिंट लाइन भी आती है, आपको सजेशन देती है कि आपका एक पेज कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो इसने कहा यहाँ तक आपका एक पेज है, और इसके बाद दूसरे पेज में चले कि एक लाइन आपको दिख रही होगी। मैंने कहा हाँ, पर इसको बचाना है मास्टर जी, कैसे बचाएंगे? मैंने कहा इन्हीं सारी चीजों के लिए तो पेज लेआउट आपके काम आता है। शुरुआती दौर में पेज सेटअप में मैं आता हूँ, इतना ही एरिया जानना आपके लिए जरूरी है, बाकी तो बहुत सारी बकवास इसके अंदर है। आपने कहा बचाना मुझे टाइटल है, पहली बात तो अपने लिए आप पेपर सेट कर लो, किस पेपर पे आप प्रिंट दे रहे हैं, किसी में भी। लेटर का पेपर सेलेक्टेड हुआ, आपको A4 में प्रिंट देना, पर जब आप A4 कर भी देते हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि A4 का जो पेपर होता है वो लंबाई में बड़ा होता है, चौड़ाई में इससे वास्तव में छोटा होता है। यहाँ पे देख भी लो, इनका साइज भी देता है 8.5 यानी चौड़ाई है, और ये देखो 8.27, A4 का पेपर छोटा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सर आपने तो कहा है ऐसा लेना, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही लेना है, पर आप इस डेटा को बचाना चाहते हैं। तो इसने कहा दूसरी चीज, आपके टाइटल अगर दूसरी जगह जा रहे हैं तो आप पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। अभी लंबाई में आ रहा था, आप चाहते हैं चौड़ाई में हो जाए, तो आप पेज को चौड़ाई में कर सकते हो। अब देखो, जब मैंने चौड़ाई में इसको करा तो इसने मुझे इतनी बड़ी लाइन दे दी, पर वैसे मैं इस काम को मार्जिन से भी सेट कर सकता था। मैंने कहा यार लंबाई में चाहिए, डेटा पूरा आ जाए, चौड़ाई न करके इसको थोड़ा एक स्टेप आगे ही तो खिसकाना है। तो इसने कहा आप इनके मार्जिन सेट कर लो। मार्जिन का मतलब क्या हो गया, जो दूरियां आपकी होती हैं पेपर में, ऊपर वाले को टॉप कहते हैं, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, नीचे वाला बॉटम हो गया। तो मेरा तो मकसद सिर्फ लेफ्ट और राइट से ही है, लेफ्ट राइट में जितना डिस्टेंस होगा कम करना। अभी आपका नॉर्मल है 0.7 इंच, 75 इंच टॉप में बॉटम में, एक करेंगे तो थोड़ा ये और आगे आ जाएगा, अब तो ज्यादा दो छूटने बैठ गए। तो ये पहले से बन बनाए हुए मार्जिन, नैरो करेंगे तो नैरो में ये यहाँ तक चलेगा। अब मेरा काम नैरो में भी हो गया। परंतु देखो, अगर आप सबको 0 0 कस्टम में भी जाके करते हैं तो ये आपका टॉप हो गया, लेफ्ट और राइट हो गया, बॉटम हो गया। तो लेफ्ट को भी अगर सबसे ज्यादा आप मार्जिन बनाना चाहते हैं तो 0 बना सकते हैं, 0 से ज्यादा तो नहीं कर सकते। अब आपके पास एक लाइन और मिल गई, अगर आप 0 0 कर दिया। अभी के लिए तो ये काम बहुत अच्छा था, आपने ये डेटा सेट कर दिया। अब अगर आप प्रिंट का प्रीव्यू देखते हैं तो आपका एक पेज ऐसा आ गया, 0 0 मार्जिन कर ले, यहाँ पे दिखा रहा है एक ही पेज है आपके पास। पर देखो, मैंने कहा मास्टर जी कुछ ऐसी समस्याएं और घटना घटित हो गई, ये डेटा तो था पर टेबल हो सकता है इतनी बड़ी आपके पास बन रही हो। अब अब आप तो नहीं कर सकते, आपने तो कहा ये टाइटल आपके बचाने। तो देखो, मैंने कहा एक काम तो है, आप ओरिएंटेशन तो बदल सकते हो। आप ओरिएंटेशन बदल दिया तो आपकी लाइन यहाँ तक चलेगी, आपका काम बन गया जी तमाम। पेपर कैसे में आएगा, चौड़ाई में आ जाएगा। ओरिएंटेशन बदला तो पेपर चौड़ाई में हो जाएगा, सारा काम हो रहा है एक ही पेपर में आ रहा है। अब सर इससे भी तो आगे जा सकता है ये। मैंने कहा हाँ यार जा तो सकता है। मैंने इस सबको सेलेक्ट कर दिया और इसी को थोड़ा आगे की तरफ ले गया। अब कितना बड़ा डेटा सीट हो आपका ये मुझे नहीं पता, आगे चले गया। अच्छा, कभी कभी ऐसी भी तो नौबत आती है, इस पूरी टेबल में मुझे इतना डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही डेटा चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। ये मेरे पास कुछ श्रीनगर वालों का है, ये कहीं और का है, मुझे तो बस इतना ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो अगर आपको कोई इंडिविजुअल पार्ट चाहिए तो तब के लिए आप सेट प्रिंट एरिया भी कर सकते हो। आपने ओके कर दिया कितना एरिया आपको प्रिंट करना है, तो मैंने ओके कर दिया। इतनी बड़ी टेबल में बस इतना ही एरिया आपको चाहिए, आपने ओके कर दिया। और अगर आप प्रिंट का प्रीव्यू देखते हैं वास्तव में, तो आपको इतना ही दिखने वाला, बाकी बकवास हट गई। पर एक चीज और ध्यान रखना, इसे क्लियर करना मत भूलना, नहीं तो आपको हमेशा ऐसे प्रिंट आएगा। अच्छा सर ये तो हो गया, पर आपने कहा कि इसे पूरा ही चाहिए मुझे, तब? मैंने कहा देखो, टाइटल बचाने हैं ना आपको, तो स्केल टू फिट लिखा हुआ है, ये विड्थ है आपकी, यही तो बचाने हैं आपको, हाइट से तो कोई मतलब ही नहीं। मैंने कहा हाँ। तो इसने कहा पूरी टेबल को आप सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करते ही विड्थ को एक पेज में बना लो। अभी देखो 100% है ये पूरा, फॉन्ट कहीं ना कहीं छोटे होते हैं अगर आप ऐसे काम करते हो। तो आपने इसे ओके कर दिया तो इसने फॉन्ट का साइज 85% कर दिया। पर देखो, आपको इन चीजों का भी बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये साइज 70 से नीचे आता है तो जिनके लिए आप काम करें उन्हें बोले ना भैया आप पढ़ नहीं पाओगे, बहुत छोटे छोटे आएंगे, या तो पेपर चेंज कर लो, A4 के पेपर से A3 का पेपर ले लो, थोड़ा बड़ा पेपर आ जाएगा, तब आपका साफ साफ दिखने बैठ जाएगा। परंतु 70% से नीचे आएगा तो कभी भी आप काम मत करना, फॉन्ट बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, ला तो दोगे आप पूरे, है ना, बहुत छोटे छोटे ला तो दोगे, पर इनका साइज छोटा होता है। अब देखो, आप प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे तो वास्तव में ये एक ही पेज पे आपका नजर आने वाला है। पर ये काम तो आपने ऐसे में कर दिया। मैंने कहा देखो, कभी कभी ऐसी भी तो नौबत आती है, नीचे की तरफ आपकी टेबल थी, अब इसको थोड़ा नीचे तक खींच लेता हूँ।
कितने पेज में जाते मुझे नहीं पता। इन्होंने कहा भैया इसका प्रिंट आउट दे दिया, पूरा आपके ऑफिस का डेटा ये आपको प्रिंट करना। अब आपने कहा मैं प्रिंट तो करूंगा पर इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। आपने अपने हिसाब से ये तो सेट कर लिया 85 पे, ठीक है जी, यहाँ से देखना शुरू कर दिया प्रिंट का प्रीव्यू। अब मैंने कहा पहले में तो मेरे टाइटल आ गया, ठीक हो गया। कितने पेज हैं? 12 पेज है। नेक्स्ट करा तो दूसरा पेज आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया दूसरा पेज। डेटा एक जैसा है तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज। सर अगर मेरे ऐसे सारे पेज आ गए ना और मुझे तो बार बार ना पहले पेज में आना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों आना पहले पेज में? बोला टाइटल तो आपके पहले पेज में ही है, मुझे देखना पड़ेगा आधार कार्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या रोल नंबर है, क्या डेटा चढ़ाऊं। तो इसने कहा प्रत्येक में ले आओ ना, ऐसे जो ये आपके टाइटल बने हो प्रत्येक पेज में डाल दो। तो अब आपकी समझ में क्या आ रहा है कि प्रत्येक पेज में डालना है? तो सर ने बताया था, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो सर ने बताया था कॉपी कर लो, एक हिंट लाइन आपके पास होती है, धीरे धीरे आपको ढूंढना पड़ेगा हिंट लाइन। यहाँ पे है सर हिंट लाइन, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, यहाँ पे पेस्ट कराना पड़ेगा, फिर नीचे आए पेस्ट कराना। अब 12 बार आप काम करोगे, और हो सकता है 200 पेज हो तब 200 बार करोगे, ऐसा 300 बार करोगे, 500 बार करोगे, ऐसा तो बकवास में कोई नहीं पड़ेगा। तो इसने कहा इसके लिए एक आसान सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना। मैंने कहा कुछ नहीं करना मतलब? एक ऑप्शन आपको देता हूं प्रिंट टाइटल का, इस पे आप क्लिक कर देना। आपको टाइटल चुराने हैं इनके। तो देखो आपके टाइटल दो प्रकार, इसमें बहुत सारी बकवास है पर मुझे इतनों में नहीं पढ़ना है, मुझे प्रिंट टाइटल वाले ऑप्शन में जाना। सो टू रिपीट एट टॉप, यानी अगर आपके टॉप में है तो इनके लिए हो जाएगा। ये ऐसे में होंगे 1 2 3 वाले में होंगे तो रो में आपके होंगे, तो वास्तव में आपके तो रो में ही है, पहली रो में। अगर सपोज करो ऐसे कॉलम में होता डेटा तो आप यहाँ से कॉलम से ला सकते थे। तो मेरा तो भैया रो में है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ आगे एक छोटा सा प्लगइन है, इस पर क्लिक कर देता हूँ, एक एरो आ जाता है और इस पूरी सीरीज को ओके कर लेता हूँ। जब ये पूरा डेटा आ गया मेरे पास तो मुझे ओके ही करना है। अब चुरा लिए, आपका काम हो गया। सर दिखाओ भी तो एक बार, नीचे नीचे आया। अरे कहाँ आया, आप तो बेवकूफ बना गए है ना। देखो यहाँ तो आया ही नहीं सर, आपने कहा तो होगा। फिर नीचे नीचे आया 12 पे, सर यहाँ भी नहीं आया। मैंने कहा हाँ यार यहाँ पे दिखता नहीं है, प्रिंट में ही आएगा वो सीधे। तो जब हम प्रिंट निकालेंगे तभी आएगा। मैंने कहा हाँ, पर आप यहाँ पे प्रिंट के प्रीव्यू में तो देख सकते हो है ना। आप यहाँ से क्लिक करा, प्रिंट में गए तो ये आपका पहला पेज है। यहाँ पे देखना डेटा एक जैसा है, तो आप ऐसा मत सोचना कि नहीं आया। ये पेज नंबर 1 है, और अगर मैं पेज 2 में जाता हूँ तो देखो आपका टाइटल यहाँ भी आ गया। 3 में जाता हूँ तो 3 में भी आ गया, 4 में भी आ गया, फाइल में भी आ गया। बनाने की जरूरत ही नहीं। सर कभी अगर हटाना हो तब? मैंने कहा प्रिंट टाइटल में जाना, जो आपका ये सेलेक्टेड करना, डिलीट कर देना और ओके जरूर दबा देना, आपके हट गए। अब दिखाओ तो? मैंने कहा देखो यहाँ गए, पहला तो आपका दिख रहा है, दूसरे में क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ अब है ही नहीं आपके पास, तो आप प्रिंट टाइटल भी लगा सकते हो। देखो ये दो बकवास से ऑप्शन है आपके पास। ब्रेक करना चाहते हो इस व्यू में तो पता नहीं चलता, मुझे दूसरे व्यू में जाना पड़ेगा। पेज लेआउट में थोड़ा सा पेज को छोटा कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। एक पेज ही है, मैं चाहता हूँ इस पेज में सिर्फ इतना ही रहे, इसके बाद दूसरे पेज में चले जाओ। तो आप ब्रेक कर सकते हो, इंसर्ट ब्रेक करा तो इसमें बस इतना ही आपके पास रह गया, बाकी दूसरे में। कभी कभी ऐसा होता है या नहीं वापस लाओ, गलत हो गया काम, तो आप रिमूव भी कर सकते हो, रिसेट भी। अच्छा रिमूव एक के लिए काम करेगा, आपने बहुत सारी बार ब्रेक करा तो आप रिसेट ऑल कर सकते हो। अभी के लिए मैं दोनों ऑप्शनों से वापस आ सकता हूँ, तो आपने ऐसा भी कर। एक बैकग्राउंड लगाने वाला ऑप्शन है, खैर तो है तो नहीं काम का, पर प्रिंट में नहीं आता। आप कोई फोटोज इसके अंदर लगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि जब मैं देखूंगा तो मेरे पास ऐसी फोटो आनी चाहिए इसके पीछे, तो ऐसी फोटो इसके पीछे आ जाते हैं। पर ध्यान रखना ये फोटो प्रिंट में नहीं आती आपकी। आप प्रिंट का प्रीव्यू देखेंगे तो आपको कुछ भी अंतर नहीं, सिर्फ यहीं पे आपको दिखती है। तो ठीक है सर डिलीट ही कर दो, ये मेरे काम का है नहीं। तो इस तरीके से बच्चों सेक्शन थोड़ा रिपीटेड में आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपके काम होने वाले होम टैब से रिलेटेड। क्लिपबोर्ड आप याद रखना, कट कॉपी पेस्ट वास्तव में आपको आनी चाहिए। फॉन्ट पैनल आपको आना चाहिए, अलाइनमेंट आपको आना चाहिए, नंबर आपको आना चाहिए। स्टाइल नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, फॉर्मेटर्स टेबल आपको आना चाहिए। इंसल्ट में आपको लाना, डिलीट करना और कुछ फॉर्मेटिंग है तो ठीक है, नहीं भी आता तो आपका कोई ज्यादा रोल नहीं बनता। आपको बट फॉर्मूले आने चाहिए, जोड़ घटा गुणा भाग, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम आना ही चाहिए। फिल से रिलेटेड कोई ज्यादा कहानी तो इसमें है नहीं, क्लियर हटाने वाली चीजें व्यवहारिक जीवन में काम आएगा, पर परीक्षा के हिसाब से सॉल्टिंग वाला पोर्शन जरूर देखना। फिल्टर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिल्टर ही लगाना, छानना ही तो है चीजें। इंसल्ट में गए तो इंसल्ट में आपको टेबल का नॉलेज होना चाहिए। इलस्ट्रेशन में आप फोटो लगा सकते हो, शेप्स ला सकते हो, स्मार्ट आर्ट लगा सकते हो। इस वाले सेक्शन में आपको इस चार्टों की जानकारी होनी चाहिए। स्पार्क लाइन है, ये आपके किसी भी काम के नहीं है। हाइपर लिंक भी कुछ ज्यादा नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स काम आएगा। हेडर और फुटर परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है।
इक्वेशन और सिंबल ला सकते हो। पेज लेआउट में वो अधिकांश तो आपसे पूछता है कि आप लेआउट चेंज करो, इसका ओरिएंटेशन चेंज करो, पेपर चेंज करो। हो सकता है प्रिंट एरिया पूछ ले, पर मुझे नहीं लगता कि इतना आपके पास काम होगा, तो यही चीजें आपके पास होते थे। तो इतना ही आपके पास एक्सेल का सिलेबस है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एक्सेल की समाप्ति पे।